अक्सर हम ये सोचते हैं कि भाई ताकत और पैसे के सामने ज्ञान और नैतिकता की क्या बिसात। पर क्या हमेशा ऐसा ही होता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की पड़ताल करेंगे। एक तरफ एक शक्तिशाली अमीर जमींदार है और दूसरी तरफ एक गरीब बेसहारा विधवा। और दोनों के बीच टकराव का केंद्र है बस एक छोटी सी झोंपड़ी। और ये कहानी है माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी। हमारे श्रोता ने जो स्रोत भेजे हैं वो इसी कहानी के इर्द गिर्द हैं। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये सिर्फ एक जमींदार और विधवा की कहानी नहीं है। ये असल में शक्ति की प्रकृति, अन्याय के बोझ और एक मनोवैज्ञानिक जीत की कहानी है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली विनती अन्याय पर सबसे बड़ा प्रहार बन जाती है। कैसे एक इंसान बिना हथियार उठाए सिर्फ अपनी बुद्धि और नैतिक बल से एक अहंकारी सत्ता को झुका देता है। तो चलिए इस कहानी के भावनात्मक पहलुओं और इसके गहरे संदेश को परत दर परत खोलते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात बताना बहुत जरूरी है जो इस कहानी को और भी खास बना देती है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में छपी थी। 1901? हाँ, और इसे हिंदी साहित्य की पहली आधुनिक कहानियों में से एक माना जाता है। अच्छा, यानी उस दौर में जब ज्यादातर कहानियां राजा रानी, परियों या फिर मतलब सीधे सीधे उपदेशों से भरी होती होंगी। बिल्कुल सही। उस जमाने में साहित्य का केंद्र आम आदमी नहीं था। ऐसे में एक गरीब अनपढ़ विधवा के मन की पीड़ा, उसके आत्मसम्मान और उसकी चतुराई को कहानी का विषय बनाना, ये अपने आप में क्रांति थी। सप्रे जी ने कहानी को उपदेश से निकालकर मनोविज्ञान और यथार्थ की जमीन पर ला खड़ा किया है। और इसी वजह से ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर है। वाह, इस जानकारी ने तो कहानी को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया है। तो चलिए इसी नई नजर से कहानी की शुरुआत करते हैं। एक तरफ जमींदार का आलीशान महल है और उससे सटकर एक विधवा की पुरानी झोपड़ी। हाँ, और जमींदार को वो झोपड़ी अपनी जमीन पर एक दाग की तरह लगती है। वो चाहता है कि उस जगह को अपने महल के आते में मिला ले ताकि सब कुछ सुंदर और एकसार दिखे। उसके लिए वो झोपड़ी सिर्फ एक ढांचा है जिसे बस हटाया जाना है। लेकिन विधवा के लिए वो सिर्फ एक घर नहीं है। कहानी बताती है कि वो तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उस झोंपड़ी की दीवारों में उसकी पूरी जिंदगी की यादें कैद हैं। उसी झोंपड़ी में उसके पति की मौत हुई, उसके इकलौते बेटे ने दम तोड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी बहू भी एक 5 साल की पोती को छोड़कर चल बसी थी। अब इस बुढ़ापे में वही पोती उसका एकमात्र सहारा है, उसकी पूरी दुनिया। तो वो झोपड़ी सिर्फ छत नहीं बल्कि उसकी यादों, उसके रिश्तों और उसके अस्तित्व का केंद्र है। इसलिए जब जमींदार उसे झोपड़ी खाली करने को कहता है तो ये सुनकर जैसे जैसे उसकी जान ही निकल जाती है। और वो मना कर देती है। यहीं से टकराव शुरू होता है। लेकिन जमींदार उससे लड़ता झगड़ता नहीं है। कहानी में एक बहुत दिलचस्प लाइन आती है। तब वे अपनी जमींदारी वाली चाल चलने लगे। हाँ, ये जमींदारी वाली चाल क्या है? ये सिर्फ शक्ति का इस्तेमाल नहीं लग रहा है, इसमें कुछ और भी छिपा है। ये बहुत अच्छा सवाल है। जमींदारी वाली चाल का मतलब है सीधी ताकत का इस्तेमाल ना करके सिस्टम का, व्यवस्था का अपने हक में इस्तेमाल करना। उस दौर में और शायद आज भी कानून तक पहुंचना, वकीलों को समझना, ये सब एक आम आदमी के बस की बात नहीं थी। मतलब ये सिर्फ पैसे का असंतुलन नहीं है, ये जानकारी और पहुंच मतलब एक्सेस का भी असंतुलन है। जमींदार जानता है कि वकीलों तक कैसे पहुंचना है, सिस्टम का इस्तेमाल कैसे करना है। विधवा के पास तो बस अपनी सच्चाई है। बिल्कुल। कहानीकार लिखते हैं, जमींदार ने बाल की खाल निकलवाने वाले वकीलों की थैली गरम कर अदालत से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। थैली गरम करना? हाँ, मतलब रिश्वत देकर कानूनी दांव पेंच से जो उसका नहीं था उसे भी कानूनी तौर पर अपना बना लिया। ये दिखाता है कि कैसे कानून जो न्याय के लिए बना है वो अमीरों के हाथ में गरीबों के खिलाफ एक हथियार बन सकता है। और नतीजा वही हुआ जो होना था। विधवा को उसकी झोपड़ी से निकाल दिया जाता है। बेचारी कहीं पास पड़ोस में रहने लगती है। यहां तक तो कहानी बहुत सीधी और दुखद लगती है। एक अमीर ने एक गरीब को सताया। लेकिन असली मोड़ तो अब आता है ना, जब कहानी का फोकस विधवा से हटकर उसकी पोती पर चला जाता है। हाँ, और ये कहानी का सबसे मार्मिक और मनोवैज्ञानिक मोड़ है। विधवा तो शायद अपनी किस्मत मानकर दुख सह भी लेती, लेकिन उसकी 5 साल की पोती,
वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो खाना पीना छोड़ देती है और बस एक ही रट लगाए रहती है, अपने घर चल तब रोटी खाऊंगी। ये पढ़कर तो दिल टूट जाता है। एक छोटी सी बच्ची जिसे महल और झोपड़ी का फर्क नहीं पता, जिसे जमीन की मिल्कियत का मतलब नहीं पता, उसे बस अपना घर चाहिए, वो जगह जहां वो सुरक्षित महसूस करती थी। मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह बहुत गहरा है। बच्चों के लिए घर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि सुरक्षा और पहचान का प्रतीक होता है। उस झोपड़ी से उसका बिछड़ना सिर्फ एक जगह बदलना नहीं था, ये उसकी दुनिया का उजड़ जाना था। उसका खाना छोड़ देना कोई जिद नहीं है, बल्कि उस भावनात्मक आघात का एक शारीरिक प्रदर्शन है, एक तरह का मौन विरोध। और यही लाचारी उस विधवा को पैसिव से एक्टिव बना देती है ना? जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता और अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी पोती की जान दांव पे लग जाती है, तब शायद सबसे ज्यादा हिम्मत आती है। और इसी हिम्मत से जन्म होता है उस अद्भुत योजना का। बिल्कुल। अब वो सिर्फ एक बेघर औरत नहीं, बल्कि एक लाचार दादी है जिसे अपनी पोती को किसी भी हाल में बचाना है। और यहीं से वो एक ऐसी रणनीति बनाती है जो किसी भी शारीरिक बल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित होती है। तो होता यह है कि एक दिन जमींदार अपनी उस झोपड़ी के पास टहल रहा होता है, तभी विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंचती है। जमींदार उसे देखते ही चिढ़ जाता है और अपने नौकरों से कहता है कि उसे वहां से हटा दें। उसे लगता है कि ये फिर से झगड़ा करने आई है। लेकिन विधवा लड़ने नहीं आती। वो गिड़गिड़ाकर कहती है, महाराज, अब तो ये झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। और फिर वो अपनी पोती की हालत बताती है। और फिर वो अपना अनुरोध सामने रखती है। मैंने ये सोचा है कि इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वो रोटी खाने लगेगी। वो सिर्फ एक टोकरी मिट्टी ले जाने की इजाजत मांगती है। मुझे तो पहली बार पढ़कर लगा था कि जमींदार मना कर देगा। वो इतना कठोर जो था, उसका मान जाना थोड़ा हैरान करता है। और यही विधवा की मनोवैज्ञानिक जीत का पहला कदम है। ये कोई साधारण अनुरोध नहीं है, ये एक तरह का मॉरल जुजुत्सु है। जूडो में जैसे आप सामने वाले की ताकत उसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही विधवा जमींदार के अहंकार और उसकी अपनी छवि को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। मतलब वो दया की भीख नहीं मांग रही, बल्कि एक जाल बिछा रही है। एक तरह से हाँ। वो जानती है कि जमींदार खुद को एक शक्तिशाली, उदार व्यक्ति के रूप में देखता है। उसका अनुरोध इतना छोटा, इतना मानवीय और इतना मार्मिक है कि उसे मना करना जमींदार को अपनी ही नजरों में छोटा और क्रूर बना देगा। एक टोकरी मिट्टी के लिए मना करना उसकी बड़प्पन वाली छवि पर एक धब्बा होता, तो वो अपनी उदारता दिखाने के लिए हाँ कह देता है, ये सोचे बिना कि वो एक जाल में फंस रहा है। वाह, अब समझ आया। तो जमींदार आज्ञा दे देता है, विधवा झोपड़ी के अंदर जाती है, पुरानी बातें याद करके रोती है, लेकिन फिर खुद को संभालकर टोकरी में मिट्टी भरती है और उसे बाहर ले आती है। अब कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। हाँ, अब वो अपनी योजना का दूसरा और अंतिम दांव चलती है। वो जमींदार से हाथ जोड़कर कहती है, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगा दीजिए, जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार को पहले तो गुस्सा आता है कि एक मामूली औरत उसे कुली का काम करने को कह रही है। जाहिर है ये उसके अहंकार पर सीधा हमला था। लेकिन विधवा बार बार हाथ जोड़ती है, उसके पैरों पर गिरने को तैयार हो जाती है। जमींदार ने अभी अभी उदारता का जो मुखौटा पहना था, वो उसे उतार नहीं पाता। लोगों के सामने अपनी छवि बनाए रखने के लिए और शायद थोड़ी दया खाकर वो किसी नौकर को बुलाने के बजाय खुद टोकरी उठाने के लिए आगे बढ़ता है। और यही वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानीकार लिखते हैं, जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि ये काम उनकी शक्ति के बाहर है। जमींदार अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर टोकरी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलती। वो शर्मिंदा हो जाता है, पसीने पसीने हो जाता है और हार मानकर कहता है, ये टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। ये कहानी का वो पल है जो मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। यहाँ पर लेखक ने प्रतीकवाद यानी सिंबलिज्म का एक अद्भुत उदाहरण पेश किया है। वो टोकरी भर मिट्टी अब सिर्फ मिट्टी नहीं है, वो एक प्रतीक बन गई है। किस चीज का प्रतीक? वो प्रतीक है विधवा के दुख का, उसकी यादों का, उसके पुरखों की विरासत का और सबसे बढ़कर जमींदार द्वारा किए गए अन्याय के बोझ का। लेखक ने एक भाववाचक संज्ञा यानी अन्याय का बोझ को एक ठोस चीज में बदल दिया है,
जिसे जमींदार उठाने की कोशिश करता है और असफल रहता है। वो जमीन छीन सकता है, महल बना सकता है, लेकिन उस जमीन को छीनने से पैदा हुए नैतिक बोझ को वो उठा नहीं सकता। ये एक शानदार साहित्यिक युक्ति है। जमींदार की ये हार शारीरिक नहीं बल्कि नैतिक है, और उसकी इसी हार पर विधवा वो अंतिम बात कहती है जो इस पूरी कहानी का सार है। महाराज, नाराज न हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। इन शब्दों ने जमींदार पर सीधा प्रहार किया। कहानीकार लिखते हैं, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के कहे हुए वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। ये जो धनमद शब्द है, यानी पैसे का नशा, वो पल भर में उतर गया। उसे पहली बार एहसास होता है कि किसी चीज का मालिक बन जाना और उसकी नैतिक भार को उठाना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। वो झोपड़ी का मालिक तो बन गया था, लेकिन उस झोपड़ी को छीनने से जो पाप का बोझ बना था, उसे वो जिंदगी भर ढोने में असमर्थ था। विधवा ने उसे भौतिक वजन के जरिए नैतिक वजन का एहसास करा दिया। ये सत्य का एक ऐसा क्षण था जिसने उसके बड़े से बड़े अहंकार को तोड़ कर रख दिया। और कहानी का अंत सुखद होता है। जमींदार को अपने किए पर गहरा पछतावा होता है। वो अपने कृतकर्म का पश्चाताप कर विधवा से माफी मांगता है और सम्मान के साथ उसकी झोपड़ी उसे वापस कर देता है। एक बहुत ही संतोषजनक अंत, जहां न्याय की जीत होती है, वो भी बिना किसी हिंसा के, सिर्फ विवेक और सत्य के बल पर। तो हमने देखा कि कैसे एक टोकरी भर मिट्टी सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की कहानी नहीं है। ये न्याय, विवेक और नैतिक जिम्मेदारी की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति धन या पद में नहीं, बल्कि नैतिक साहस और बुद्धिमत्ता में होती है। एक बेबस दिखने वाली विधवा ने सिर्फ शब्दों और एक टोकरी मिट्टी से एक शक्तिशाली जमींदार को हरा दिया। और अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें, तो ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये हमें अपनी चीज़ों के नैतिक वजन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करते हैं, चाहे वो संपत्ति हो, कोई पद हो या कोई रिश्ता, क्या हम उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों और उसके नैतिक भार को उठाने के लिए तैयार हैं? ये कहानी अपराध बोध के भार जैसे एक अमूर्त विचार को एक टोकरी मिट्टी के माध्यम से इतना वास्तविक बना देती है कि हम उसे कभी भूल नहीं पाते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। कहानी का अंत जमींदार के माफी मांगने और झोंपड़ी वापस करने पर हो जाता है, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ एक सवाल